ये देखिए औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? मैं हूँ राशिद नसीम और लॉ ऑफ टार्ट्स की क्लास है और आप हैं थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट। तो आज हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ टार्ट की। ठीक है जी, काइंड्स ऑफ टार्ट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लॉ ऑफ टार्ट्स हमारा सब्जेक्ट होता है और उसमें जो है आपने पहले पढ़ा कि किस तरीके से जो है टार्ट्स के अंदर जो क्राइम जो बन जाते हैं या टार्ट्स क्या है, इसके बारे में आपने पूरा का पूरा जो है वो एक चैप्टर वो हमने बाकायदा आपको पढ़ाया, फिर उसकी डेफिनेशंस भी आपको टार्ट्स के बारे में बताएं। तो आज जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो हमारा होगा काइंड्स ऑफ टार्ट। ठीक है जी, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि टार्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है और सिविल रॉन्ग आपको पता ही है कि किस किस्म का टार्ट की जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी कि वो उसमें जो है क्या क्या उसके अंदर चीजें थी और कौन कौन सा जो है सिविल रॉन्ग के अंदर जो है क्या क्या शामिल है, वो सारा का सारा मैं आपको बताया था। तो आज हम जो है पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ टार्ट्स। बेसिकली टार्ट्स की जो है वो तीन किस्म हो जाती हैं, तीन किस्म रहती है। और देखिए पहले मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नजर पे आ रहा होगा कि टार्ट इज अ प्राइवेट सिविल रॉन्ग। और फिर इससे पहले कि आप टार्ट की अकसाम पढ़ें, आपको एक इंटेंशन का लफ्ज आपने सुना होगा कि इंटेंशन क्या है और ये जो है क्रिमिनल लॉ के अंदर इसकी कितनी अहमियत होती है। और जो जब तक इंटेंशन साबित नहीं होता तो वो क्राइम जो है क्राइम साबित नहीं हो सकता। यानी अगर किसी ने कोई जुर्म किया है और उसने उस इंटेंशन के साथ किया है कि जो मैं काम करने लगा हूँ इसका नुकसान वही होना है जो उसने सोचा हुआ है। मसलन वो अगर किसी को पिस्टल से जो है उसके ऊपर हमला करता है या उसके ऊपर जो फायरिंग करता है और उसको पता है कि मेरी फायरिंग करने से अगला शख्स जो है ये मर जाएगा या जख्मी हो जाएगा, तो ये उसमें उसकी इंटेंशन शामिल है। और फिर उससे पहले इंटेंशन जो है उससे पहले तो बुनियाद ये कि अगर कोई ऐसा मामला हुआ है जिसकी वजह से वो तैश में आया और उसने जो है ये काम किया जिस वजह से वो तैश में आया वो उसकी इंटेंशन है। ठीक है जी, हम कोई भी अपना जो क्रिमिनल लॉ को देखते हैं, कोई भी क्राइम को देखते हैं, तो उसमें इंटेंशन को सबसे पहले पहले जो है देखा जाता है कि आया कि ये इंटेंशनली हुआ है या अनइंटेंशनली हुआ है। और अगर जो हुआ और उसमें ये साबित हो जाए कि ये इंटेंशनली हुआ तो फिर उसकी सजा पीपीसी के तहत जो भी सजा होती है उसको उसकी सजा दी जाती है। टार्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि आपकी इंटेंशन हो, इंटेंशन भी हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है। उसका कोई इंटेंशन का जो लेस पार्ट ऑफ इंटेंशन हो सकती है, उसमें कुछ जो है हद तक जो है इंटेंशन हो सकती है, तो वो जो है फिर टार्ट के अंदर आ जाएगा। और फिर टार्ट जो है उसकी अगर हम अकसाम देखें तो वो तीन किस्म की हो गई। यानी एक हो गई इंटेंशनल टार्ट, दूसरा हो जाएगा अनइंटेंशनल टार्ट्स और तीसरा होगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टार्ट्स। यानी इंटेंशनल टार्ट्स, अनइंटेंशनल टार्ट्स और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टार्ट्स, ये तीन जो है टार्ट्स की अकसाम हैं। अब इनमें से हमने इनको एक एक को समझना है कि आया कि इंटेंशनल टार्ट्स क्या हैं, अनइंटेंशनल टार्ट्स क्या हैं और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टार्ट्स क्या हैं। इनको हमने अलग-अलग से समझना होगा। तो सबसे पहले जो है हम चले जाते हैं इंटेंशनल टार्ट्स की तरफ। इंटेंशनल टार्ट्स जो होते हैं वो ऐसा है कि जिसके अंदर इनकी किसी शख्स की जो है एक किस्म की जो इंटेंशन मौजूद होती है और मेंटल इंटेंशन का होना इसमें जो है जरूरी है और इससे इसका जो है इरादा साबित होता हो। अगर बगैर इरादे के है तो फिर ये टार्ट में फॉलो नहीं करेगा, ये टार्ट में शामिल नहीं होगा, इसको टार्ट में हम नहीं डाल सकते। ठीक है जी, तो उसकी एग्जांपल्स जो हैं अगर इंटेंशन टार्ट्स को देखा जाए तो उसकी एग्जांपल हमारे पास है असल्ट है, इसके अलावा बैटरी है और इसी तरीके से फॉल्स इम्प्रिजमेंट है। तीन हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं और इससे और भी हो सकती हैं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जो है असल्ट है। असल्ट क्या है? असल्ट एक किस्म का ऐसा है कि इट इज अनलॉफुल लेइंग ऑफ हैंड्स
by one person upon the body of another person with an intention and apparent ability to do violence to the assaulted person. उसकी एग्जांपल अनलोडेड पिस्टल दी मैंने। तो ये जो है अब इसको समझना है कि ये क्या मतलब है इसका। इन असल्ट कहते हैं असल में किसी को धमकाना या उसको डराना या कोई इस अपने एक्शन से किसी एक्शन से उसको ज़दोकोब कर देना, उसको कहा जाता है असल्ट। असल्ट के अंदर असल्ट तब मुकम्मल होता है कि जो असल्ट कर रहा है उसके अंदर इसकी कैपेसिटी भी हो और उसकी कैपेबिलिटी भी हो, यानी जो डराने वाला है या जो ज़दोकोब करने वाला है वो जो है एक किस्म का ऐसा उसके अंदर कैपेसिटी हो कि इस जिस शख्स को वो डरा रहा है वो उससे डरे, यानी इसको हम कहते हैं गैस्चर ऑफ टॉर्ट भी कह सकते हैं, गैस्चर ऑफ टॉर्ट भी इसको असल्ट को कह सकते हैं। कि अगर फर्ज करें मैं एक शख्स को जो है किसी को मुक्का दिखाता हूँ और वो जो है इस मुक्के से अगर वो डर जाता है तो यानी उसको तो इस सूरत में जो है टार्ट होगा। और ये एक किस्म का इससे फिर जो है इसमें एक्शन जो है वो मुक्के का वो ये हो कि इसको बस अब लगना है। तो इस मेरे इस अंदाज से मेरा इस जो ये गेस्चर मैंने दिया इससे जो दूसरा बंदा जो डरा इसको जो है कहा जाएगा कि ये मैंने जो है टार्ट तो किया, इंटेंशनली टार्ट के अंदर था और उसमें जो है असल्ट की जो है असल्ट की एक एग्जांपल है। और अब ऐसा है कि फर्ज करें कि इसमें जो है असल्ट के अंदर जो है वो एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा है अनलोडेड पिस्टल, एक शख्स है उसने पिस्टल लिया हुआ है और सामने वाले को पता है कि ये जो है मैंने इसने जो पिस्टल लिया हुआ है इसके अंदर ये गोलियां शोलियां नहीं है, ये जो है उनसे बुलेट से खाली है, इसके अंदर कोई वो नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ये शख्स अगर पिस्टल दिखाता है और उससे कोई नहीं डरता तो ये फिर आपको कहा जाएगा कि ये असल्ट है, लेकिन इससे जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इससे फिर कोई जब नुकसान नहीं पहुंचेगा तो उससे कोई डरेगा भी नहीं, तो फिर ये आ जाएगा आपका असल्ट की डेफिनेशन। इसी तरीके से अगर असल्ट को देखा जाए इसके साथ साथ एक और लफ्ज बैटरी इस्तेमाल होता है। बैटरी जो असल में जो लफ्ज है तो वो एक किस्म का ये समझ लें कि बैटरी जो है वो फिजिकल टच विद इंटेंशन होता है कि किसी को इंटेंशन के साथ जो है फिजिकल टच होना इसमें जरूरी होता है। और फिजिकल टच के अंदर ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसका बैटरी इज द इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स, ये लिखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, battery is the intentional use of force to another person without legal justification। और इसका एग्जांपल हमने दिया फायरिंग ऑफ लोडेड पिस्टल, यानी अगर उसके अंदर एक शख्स है अपने हाथों से किसी को मारे कूटे और उसको जो है अपने पांवों से मारे, यानी फिजिकल उसके अंदर टच वो करता है, तो ये डायरेक्ट की एग्जांपल में आ जाता है। और ये बैटरी है, बैटरी के अंदर डायरेक्ट बैटरी है और उसमें जो अपने हाथों से उसने इस्तेमाल किया, उसने अपने पांवों को इस्तेमाल किया, इसी तरीके से जो है वो मुक्के को मार रहा है और यानी फिजिकल टच जरूरी है। अब फिजिकल टच तो है लेकिन दूसरे इनडायरेक्ट तरीके से भी हो सकता है। एक शख्स है कि किसी को पत्थर मारता है या फिर कोई उसने वजनी चीज उठाई हुई है वो उठा के मार देता है, या फिर डंडा मारता है, यहाँ तक कि इवन के फायरिंग करता है। अब ये इनडायरेक्ट है, यानी उसका टच फिजिकल टच तो यानी कि उसको दूसरे शख्स को तो टच हुआ लेकिन उसके हाथों से वो जो है उसने खुद डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसने उसके दरमियान में जो एक चीज आई वो पिस्टल आई, पत्थर आया या फिर डंडा आया, ये जो दरमियान की चीज है इसको फिर हम कह देते हैं कि बैटरी है। लेकिन ये इनडायरेक्ट जो है बैटरी है, इनडायरेक्ट बैटरी है और इसको हम फिजिकल टच तो हुआ और इसमें जो है नुकसान भी पहुंचा और विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन होना चाहिए तो उसको कहा जाएगा ये बैटरी है। उसके बाद इसकी इंटेंशनल टार्ट की तीसरी मिसाल या तीसरे हमारे पास जो बातें हैं ये असल्ट या बैटरी या फॉल्स इंप्रिजमेंट, ये अलग-अलग से चैप्टर्स हैं, अलग-अलग से क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह जब क्लासेस कंटिन्यू होती रहेंगी तो उसमें जो है हम आपको वक्त-फवक्तन जो है इनके बारे में अलग-अलग से लेक्चर्स भी देंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है फॉल्स इंप्रिजमेंट है हमारे पास। फॉल्स इंप्रिजमेंट में क्या है? False imprisonment means a total restraint of the liberty of a person
for however short a time without lawful excuse. फिर इसमें कह सकते हैं कि every confinement of person is an imprisonment, whether it be in a common prison or in private house or in the stocks or even by forcible determining in a public streets. तो फास्ट इम्प्रिजनमेंट जो है इसको हम कह सकते हैं कि किसी शख्स को ऐसी जगह पर डिटेन करना जहां इसको नहीं करना चाहिए था। और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जो है, इम्प्रिजनमेंट हमारे जहन के अंदर आ जाता है कि किसी को बंद करना। क्रिमिनल लॉ के अंदर जो है इम्प्रिजनमेंट हम पढ़ते हैं, उसका मतलब ये होता है कि किसी को जेल में डाल देना, किसी को कैद में डाल देना, ये क्रिमिनल लॉ के अंदर है। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर हमने सिर्फ जो है इम्प्रिजनमेंट को देखा, जेल में बंद कर देना और उसकी किस्म की आज़ादी को सलब कर देना, तो उसको हम कह देते हैं कि इम्प्रिजनमेंट है। बहरहाल लेकिन जब टॉर्ट के अंदर अगर इसको देखा जाए, टॉर्ट के अंदर जो इसको बड़े वसी मानों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को, और उसमें जो है किसी शख्स को ऐसी जगह पर रखना जहां इसको नहीं रखना चाहिए था, या उसको ऐसी जगह से रोकना जहां वो जा सकता हो। तो उसकी मिसाल दोनों की ये है कि अगर किसी शख्स को ऐसी जगह पे रखना जहां उसको नहीं रखना चाहिए, तो एक शख्स है, अगर उसकी मिसाल ये है कि अगर वो मुलाजिमत करता है, आपका कोई मुलाजिम है और उसको आप उसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक की टाइमिंग है और आप उसको रात 11 बजे तक अपने साथ रखते हैं, तो ये उसने जो मजीद एक्स्ट्रा टाइम आपने जो उसका लिया, एक किस्म का आपने उसकी आज़ादी को सेलेक्ट किया और उस आपने एक किस्म का ये उसके साथ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की डेफिनेशन में आ सकता है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर फर्ज करें कि एक आपका घर है और आपके घर जाने के लिए एक ही रास्ता है और आपका एक ही दरवाजा है और वहां उस दरवाजे के आगे रुकावटें किसी ने खड़ी कर दी या कोई और ऐसे मसाइल पैदा हो गए जिसकी वजह से आप अपने घर के अंदर एंट्री नहीं करते, तो वो जो है फिर आप ये समझेंगे कि ये भी एक किस्म का फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की डेफिनेशन में आ जाता है टॉर्ट के अंदर, जहां क्योंकि आपको अपने घर में जो है हर वक्त हर टाइम पे जो है किसी भी वक्त जो है किसी भी लम्हे आपको जाने की इजाजत भी है और वहां से निकलने की इजाजत भी है। और अगर कोई शख्स आपका जो है उस एक वाहिद रास्ते को ही बंद कर दे तो फिर ये भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आ जाता है। अक्सर अमूमन हमारे जहनों के अंदर जो है हफ्से बेजा और ये चीजें जो है हम इसी को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट समझते हैं कि ये सिर्फ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन टॉर्ट के अंदर जो है वो जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जो है बड़े वसी मानों के अंदर छोटी छोटी बातों जिनको हम छोटा समझ रहे होते हैं ये भी बहुत बड़ी होती हैं और इनके अंदर जो है इन शामिल होती है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर शामिल होती हैं। तो इसमें जो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर ये फिर एवरी कन्फाइनमेंट मैंने जैसे ये लाइन लिखी है, एवरी कन्फाइनमेंट ऑफ द पर्सन इज एन इम्प्रिजनमेंट वेदर टू बी it be in a common prison or in private house or in stocks or even the forcible detaining in the public street, यानी उसको कहीं भी फोर्सिबल उसको जो है रखते हैं या उसको डिटेन करते हैं या उसको जो है किसी काम से जो वो यानी जो वो करने का अहल है आप उसको रोकते हैं और जो वो जिसको वो नहीं करना आप कराते बाहर, वो सारी की सारी डेफिनेशन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की डेफिनेशन में आ जाती हैं। तो ये सारी के सारी जो है इसमें फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहलाती है। ठीक है जी। अब ये थी काइंड पहली, उसके अंदर जो हमने फर्स्ट काइंड के अंदर जो इंटेंशनल टार्ट था, जो इंटेंशनल टार्ट के अंदर हमने पढ़ा असर्ट क्या है, बैटरी क्या है और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है। अब इसकी दूसरी काइंड की तरफ चलते हैं। दूसरी काइंड हमने देखा है कि अनइंटेंशनल टार्ट्स। अनइंटेंशनल टार्ट्स क्या होते हैं? ऐसे टार्ट जो गैर इरादी तौर पर टार्ट होता है मगर इसमें आपकी जो है कोई मिस्टेक गलती या कोताही जरूर होती है लेकिन वो गैर इरादी तौर पर होती है। गलती हो जाती है लेकिन गैर इरादी तौर पर हो तो वो कहा जाएगा कि अनइंटेंशनल टार्ट है। उसकी अनइंटेंशनल टार्ट के अंदर जो है टार्ट ऑफ नेग्लिजेंस, मेडिकल मालप्रैक्टिस, स्लिप एंड फॉल्स और एक्सीडेंट्स शामिल हैं। ये अब इनको मैं अलग-अलग आपको बताऊं कि टार्ट्स ऑफ नेग्लिजेंस क्या है, मेडिकल मालप्रैक्टिस क्या है, स्लिप एंड फॉल्स क्या है और एक्सीडेंट्स क्या है। अब पहले तो अनइंटेंशनल टार्ट हमारे जहन में होना चाहिए कि कोई भी जो टार्ट हुआ है वो जो है अनइंटेंशनल है, गैर इरादी तौर पर है, ना कि कोई सोच समझकर इंटेंशन। अगर इंटेंशन की बात होगी तो इंटेंशन हम पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर तो इंटेंशन कोई होती ही है, लेकिन ये मेडिकल मालप्रैक्टिस या स्लिप एंड फॉल्स और एक्सीडेंट्स जो हैं इसमें इनसे क्या मुराद है?
उसके अंदर ये है कि एक डॉक्टर है। अब मैं इस तरफ मेडिकल मालप्रैक्टिस की अगर बात करूं, मेडिकल मालप्रैक्टिस के अंदर अक्सर तो नहीं, कभी कभार जो है देखा जाता है कि डॉक्टर्स जो है कोताही कर देते हैं और गैर तौर पर जो है उनसे कोई गलती सरजद हो जाती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि डॉक्टर्स या मेडिकल जितना भी स्टाफ है वो जो है लोगों को उनको जो है एक किस्म का उनका तबीब है और उनको जो है सही करने के लिए कोशिश करते हैं। उनकी जो है उनको मेडिसिन देना, उनके ऑपरेशन करना, उनकी जो है इंजरीज को देखना, ये सारे का सारा मकसद ये होता है कि ताकि जो है लोग जो है जो जख्मी हैं उनको सेहतयाबी मिल सके। तो एक डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है तो उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि किसी दीगर शख्स जिसका वो ऑपरेशन कर रहा है जिससे इसको तकलीफ पहुंचेगी, बल्कि वो उसकी तकलीफ का इजाला करना चाहता है, वो इसकी तकलीफ को दूर करना चाहता है। अब अगर वो ऑपरेशन के दौरान जो अगर ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन के दौरान कोई ऐसी चीज अंदर उसके अगर वो उसके इस पेट का ऑपरेशन कर रहा है और पेट के अंदर कोई चीज फूल जाता है, मसलन कोई छोटा सा बेड रखा हुआ भूल गए, सुई रखी उसके अंदर भूल गए, या कोई कैची या कोई जो भी चीज यानी कि उसके अंदर रख के भूल जाता है और फिर उसकी बंदा जो है जब होश में आता है, जब बाद में एक्सरे किया जाता है तो पता चलता है जनाब कि डॉक्टर साहब उसके पेट के अंदर जो है या जहाँ वो ऑपरेशन कर रहे थे उसमें कोई चीज ऐसी रह गई है, तो इससे इसको डॉक्टर की गफलत को कहा जाएगा कि डॉक्टर ने गफलत बरती है, डॉक्टर ने जो है गलती की है, एक किस्म के डॉक्टर से कोताही हुई है। हरगिज़ ये नहीं कहा जाएगा कि उसने इंटेंशनली ऐसा किया, बल्कि उससे अनइंटेंशनल हो गया। अनइंटेंशनल ऐसे हो गया तो ये फिर एक मेडिकल माल प्रैक्टिस की एक अच्छी मिसाल है। इसी तरीके से स्लिप एंड फॉल्स मतलब यही है कि कोई भी चीज स्लिप हो जाए या गिर जाए तो वो भी एक किस्म का वो भी गैर इरादी तौर पे होता है। एक शख्स है जो है वो बहुत सारी अपनी गाड़ी को जो है उसने लोड किया हुआ है और लोड के करके वो लेके जा रहा है और रास्ते में उसने इतने ज्यादा उसने वो रखे हुए थे कार्टन के, वो ये समझता था कि ये गाड़ी जो है उसकी एक मंजिल मकसूद तक जहां उसने पहुंचाना है वो सही तरीके से वो ले जाएगा, लेकिन चलते चलते अचानक से कहीं ऐसे गड्ढा आ जाता है या कोई आगे कोई चीज आ जाती है जिससे वो अचानक से ब्रेक लगाता है और उसका वो सामान गिरता है और उसके सामान गिरने से दूसरी गाड़ी या दूसरा जो राहगीर है उसको कोई नुकसान पहुंचता है, तो ये कहा जाएगा कि स्लिप एंड फॉल्स के अंदर आ गया। इसकी और जो है मिसाल हम ये ले सकते हैं कि कोई अगर एक कोई आपकी आजकल हम जैसे अपनी गली मोहल्लों के अंदर देखते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ किसी की ऐसी चीजें छत के किनारों पर रखी होती हैं जो आंधी और बारिश या हवा के वक्त जो है वो गिरने का सबब बन सकती हैं। तो बाज़ औक़ात जो है बड़े बड़े झंडे लगे होते हैं, डंडे लगे हुए होते हैं उनके, तो वो हवा और आंधी से नीचे गिर जाते हैं। बाज़ औक़ात साइन बोर्ड्स ऐसे लगे हुए होते हैं जो आंधी के वक्त जो है गिर सकते हैं। तो वो चीजें जिनसे जो आंधी या अचानक से गिर जाए और उसमें जरा भी किसी की इंटेंशन ना हो कि ये गिरे और दूसरे को नुकसान पहुंचे, बल्कि वो अचानक से जो है गैर इरादी तौर पर जो है अनइंटेंशनली जो है वो उससे गिरे और दूसरे को उससे कोई नुकसान पहुंच जाता है, तो हम ये उसे कह देते हैं कि स्लिप एंड फॉल्स के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स जो हैं उसमें एक पता है कि आपकी गाड़ी की ब्रेक आज खराब है और लेकिन आप ये समझते हैं कि मैं इसको काबू पा लूंगा और इसको जो है सही जहां मुझे जाना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है या कहीं जहां भी जाना है, मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगा और ये जो है ब्रेकें इनके ऊपर मैं काबू पा लूंगा, आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ जाऊंगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और फिर लेकिन ऐसा ना हो और वो ब्रेकें ना होने के बावजूद गाड़ी चलाए और फिर उससे कोई हादसा सरजद हो गया, तो यहाँ भी हम उसको कहेंगे या उसको पता ना हो कि ब्रेकें ना हो और वो गाड़ी चलाना शुरू कर दे और उसके बाद कोई हादसा सरजद हो जाता है, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये उसका एक्सीडेंट जो हुआ है वो अनइंटेंशनली चार्ट के अंदर एक हुआ है। ठीक है जी। इसी तरीके से एक्सीडेंट का यानी कि एक हादसों का अगर हादसा देखें, एक्सीडेंट से मुराद जरूरी नहीं है कि आप रोड के ऊपर या गली मोहल्ले में किसी गाड़ी से किसी दूसरी चीजों में टकराएं तो या टक्कर लगे या उससे जो है हादसा हो, बल्कि हादसे का मकसद दूसरे को तकलीफ देना है। इसकी मिसाल ये हो सकती है कि आप अगर घर पर रहते हैं और आपका जो घर है वो घर के बाहर जो नंगी तारे हैं
और जो तारे हैं तारों के ऊपर आपको पता है कि अगर मैंने मेरे घर से जो गुजरने वाली तारे हैं ये नेगेटिव वायर्स, अगर मैंने इनको कवर ना किया या मैंने इनको जो है इस सही तरीके से इनको प्लास्टिक से या सेलोटेप टैग किसी भी चीज से इसको कवर ना किया तो कोई हादसा हो सकता है। लेकिन आप ये समझते हैं कि इससे कोई इतना बड़ा हादसा नहीं होगा, उसके लिए भी के लिए आप एक्सीडेंट्स की इसकी मिसाल हो सकती है, हादसे की मिसाल हो सकती है। क्योंकि अगर कल्पना को किसी को अगर करंट लगता है उससे तो वो आपकी गफलत होगी, कोताही होगी, ना कि आपने इंटेंशनली उसको किया है। तो ये अनइंटेंशनल टार्ट्स के अंदर जो है ये एक्सीडेंटल टार्ट्स ऑफ नेग्लिजेंस आ गए इसके अंदर, उसमें जो है आपका मेडिकल माल प्रैक्टिस हो गया, स्लिप एंड फॉल्स हो गया और एक्सीडेंट्स हो गया। तो ये जो था अनइंटेंशनल टार्ट्स। अब तीसरा जो मैं आप समझता हूँ जो तीसरी इसकी किस्म टार्ट्स में है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टार्ट्स है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी उसमें जो है किस्म की ये होता तो अनइंटेंशनली है, होता अनइंटेंशनली है, लेकिन इसमें आपकी कुछ लायबिलिटीज होती हैं, उसमें आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अगर आप उन जिम्मेदारियों को सही तरीके से अपनाएंगे, उस सही तरीके से निभाएंगे तो वो जो है फिर आपका टार्ट्स नहीं हो सकता। अदरवाइज अगर आपने जरा सी भी गफलत कर दी तो उसमें जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये इसलिए इसका जो तीसरी काइंड्स है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टार्ट्स है, और उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी हैं एनिमल अटैक्स, एबनॉर्मली एक्टिविटीज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। इसमें एनिमल अटैक्स से मुराद यही है कि जिस तरह अमूमन हम देखते हैं हमारे घरों के अंदर जो है हमने अपने घरों की देखभाल के लिए, अपने माल मवेशी की देखभाल के लिए और वैसे भी उसके चोरों से बचने के लिए कुत्ते पाल रखे होते हैं, या इसके अलावा बास का शौक होता है कि वो जंगली जानवरों को पालते हैं। बास घरों के अंदर ऐसे भी हैं जो गाय भैंस पाल लेते हैं, आम लोग के गाय भैंस शेर भी पाला है, बहुत से लोग मगरमच्छ भी पालते हैं शौकिया तौर पर, और बहुत सारी चीजें हैं जो पालते हैं। लेकिन ये होता है कि अब बाजाहिर तो ऐसे लगता है जैसे हमारा कोई यानी ये जो हमारा जो जानवर हमने पाला हुआ है किसी को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक कोई इसको तंग ना करे या कोई खास वजह ना हो। लेकिन बाज़ औक़ात हालात ऐसे बन जाते हैं जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचता है। मसलन हम अक्सर देखते हैं कि रोडों के ऊपर, रोड्स जो है उसके ऊपर गाय भैंसे और बड़े बड़े जानवर जो हैं वो खुले बहार जो है घूम रहे होते हैं। तो वो फिर हम ये समझते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अक्सर देखा है कि ये जो भैंसों के साथ जो भैंसा होता है वो अगर उसको कहीं शीशे के अंदर अपनी ही शक्ल नजर आ जाए तो वो भागता हुआ उस शीशे को तोड़ता है। तो ये एक छोटी सी मिसाल मैं ऐसे दे रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन हमारे जो है कि कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा कुत्ते हैं, उसको देखते हैं जी वो आम जो राहगीर गुजर रहा है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको जख्मी कर देते हैं। इसी तरीके से बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी ने शेर पाला हुआ और पिंजरा खुला रह गया और वो बाहर आकर किसी को नुकसान पहुंचा दिया। तो ये बहरहाल तो ये एनिमल अटैक्स जो है इस पर जो है हमारी स्ट्रिक्टली एक किस्म की लायबिलिटी है, और हम उस हमारी कोशिश होती है कि इसको जो है अपने काबू में रखें ताकि दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। तो उसमें एनिमल अटैक सबसे पहले आ गया, और फिर दूसरा जो है इसमें दूसरा आ जाता है एबनॉर्मली एक्टिविटीज। एबनॉर्मल एक्टिविटीज वो इसकी एग्जांपल्स हम ये करेंगे कि फर्स्ट करें कि कोई केमिकल की फैक्ट्री है और मसलन केमिकल की फैक्ट्री ना भी हो या फैक्ट्री वो हो जो केमिकल छोड़ रही होती है तो उनसे नुकसान पहुंच सकता है। पिछले दिनों कई साल पहले जो है हमारे देश इस्लाम के अंदर ही एक वाकया हुआ था कि उसको शुगर मिल्स साहिबान जो थे उन्होंने एक नहर के जरिए जो है केमिकल्स को छोड़ा, और उस केमिकल को जो नहर का पानी अमूमन लोग पीने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो उन्होंने अपने उस केमिकल को जो इंतहाई डेंजरस केमिकल था उसको नहर के अंदर छोड़ा और फिर वो पानी होता हुआ एक आबादी में चला गया। वहां पर जो है आबादी काफी थी, यानी काफी लोगों ने उस पानी को पिया, जो भी पीता रहा वो ही गिरता रहा, वही यानी काफी डेथ्स भी हुई इसके अंदर, और जो है फिर बाद में केस भी बना और मीडिया ने भी बहुत इसको उछाला। अब यहाँ पर जो है एक किस्म की एबनॉर्मली एक्टिविटीज थी यहाँ पर कि उन्होंने अपने जो केमिकल्स को थोड़ा जिस तरीके से एक प्रॉपर तरीका होता है उसको ज़ाया करने का, वेस्ट मटेरियल जो उसका जो ज़ाया चीज़ें होती हैं उसको इंसानी आबादी से दूर कहीं ले जाने का कोई तरीक़ेकार
उन्होंने इस पे अमल नहीं किया, तो ये अनइंटेंशनली हुआ, लेकिन यहाँ पर उनकी एक लाइबिलिटी थी कि इसको जो है इस तरीके से उनको वो ये जो पानी उन्होंने छोड़ते ये इंतहाई डेंजरस था, और फिर इससे जो है कई जो जाने भी गई, और तो उस पर ये किस्म की उनके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है, लाइबिलिटी होती है कि वो इस तरह के कामों से बचे भी और दूसरों लोगों की जिंदगियों को बचाएं। फिर इसकी एक और मिसाल ये भी हो सकती है कि हम देखते हैं कि अक्सर फायरिंग रेंज जो होते हैं इसके आर्मी के, जहाँ पर जो आर्मी या पुलिस वाले जो अपनी फायरिंग कर रहे होते हैं, जिसको चारमाड़ी कह देते हैं हम, वहाँ पर हम आवाज़ें सुनते हैं फायरिंग की। अब वो तो अपने काम पे लगे हुए हैं, उन्हें तो पता नहीं है वो अपने निशाने को, लेकिन बाज़ औक़ात होता ये है कि कोई राहगीर, कोई बकरी चराने वाला या कोई ऐसा शख्स जिसको पता ना हो कि क्या हो रहा है नीचे, ऊपर वो ऊपर घूम रहा होता है, तो ऊपर घूमते वो उस राहगीर को जो है फर्ज करे अगर कोई वो बुलेट आके लग जाता है आर्मी की या किसी पुलिस की, ये कोई गोली आके लग जाती है उसको, अब यहाँ पर उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी, आल्दो कि वो ख्याल करें, लेकिन अनइंटेंशनली जो है ये काम हो गया, तो फिर हम इसको कहीं के एब्नॉर्मली एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा, और ये एब्नॉर्मल एक्टिविटीज जो है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफ टार्ट्स हैं। अच्छा, तो ये जनाब ये हो गया स्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफ टार्ट। इसके अंदर एक और तीसरी चीज है जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि डिफेक्ट जिसके अंदर रह गए हो। मसलन अगर दवाइयाँ तैयार करने वाली एक फैक्ट्री है और वो दवाइयाँ तैयार करती है, अब उसका तो हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि दवाइयों से जो है लोगों की जानें जाएं और लोग मर जाएं, लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार हों, ऐसे हरगिज़ उनका मकसद नहीं होता, बल्कि दवाइयाँ बनाने का मकसद उनका यही होता है कि लोगों की जानों को बचाया जा सके, और वो लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो बनाते हैं। और लेकिन अगर गलती से कोई एक्सपायर्ड मटेरियल उसके अंदर शामिल हो जाए, या कोई गलती से उनका फार्मूला गलत हो जाए, जिससे ऐसी दवा बन जाए जिससे बजाय सेहत यानी कि उनको नुकसान पहुंचे, मरीज धड़ाधड़ जो है हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हों, और पता चले कि जी ये फला प्रोडक्ट की वजह से हुआ, तो इसको हम कह देंगे कि ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर जो है फैक्ट्री की या जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी थी उसकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी टार्ट्स के अंदर कि वो जो है इसको देखती, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इट मीन्स कि उसने एक किस्म की जो है इंतहाई गलती की है, और ये गलती उसकी टार्ट के अंदर आ जाती है, और टार्ट के अंदर हमारे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टार्ट्स के अंदर आ जाती है। तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर, और उसमें जो है मैंने आपको जैसे कि बताया कि आज आपको काइंड्स ऑफ टार्ट बताई, और फिर उसमें जो है आपको काइंड्स ऑफ टार्ट्स के अंदर तीन टार्ट्स का मैंने जिक्र किया, इंटेंशनल टार्ट्स, अनइंटेंशनल टार्ट्स और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टार्ट्स। उनकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दी और उनके बारे में भी सारा का सारा आपको बता दिया। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है आपका काम ये है कि आपने इन सबको थारोली इस लेक्चर को इंशाल्लाह सुनोगे, काफी हद तक आपको समझ भी आई होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं इंटेंशनल टार्ट के अंदर, तो मैंने एग्जांपल आपको सिर्फ असल्ट और बैटरी और फॉल्स इंप्लीसमेंट की दे दी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उसमें इंटेंशनल टार्ट के अंदर जो है ट्रेसपास एक चीज है, डेफामेशन एक चीज है, ये चीजें भी इसी के अंदर आती हैं। ट्रेसपास से मुराद मुदाखलत बेजा है, मसलन किसी की जो है प्रॉपर्टी में, किसी के जो है ग्राउंड में, ये जो है किसी की प्रॉपर्टी के अंदर चाहे वो कोई भी किस्म की हो, चाहे वो मकान है, उसकी दुकान है, प्रॉपर्टी है, कोई प्लाट है, कोई भी बगैर बेजा उसके अंदर मुदाखलत करे तो उसको ट्रेसपास कहते हैं। और ऐसे ही डेफामेशन है, डेफामेशन के अंदर ये होता है किसी को इज्जत, किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाना। अब वो इसकी भी फिर कई किस्म हो जाती है, लीगल हो जाता है, सरेंडर हो जाता है, तहरीरी तौर पर, ज़बानी तौर पर। तो ये इंटेंशनल टार्ट की मिसालों के अंदर मैंने आपको बता दिया, असल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्लीसमेंट, ट्रेसपास और डेफामेशन। ये इनको मैंने ट्रेसपास को और डेफामेशन को आपसे कम टच किया, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट हमारे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनके अंदर ये जितने भी अभी आपको मैंने एज अ एग्जांपल पढ़ाए हैं, इनको अलग से टॉपिक के तौर पर मैं पढ़ाऊंगा। और फिर उसके बाद मैंने बात की थी दूसरा अनइंटेंशनल टार्ट की। अनइंटेंशनल टार्ट में मैंने आपको मिसाल दे दी, आपको उसमें अनइंटेंशनल के अंदर ये टार्ट्स के अंदर क्या नेग्लिजेंस की मिसाल थी, मेडिकल माल प्रैक्टिस, स्लिप एंड फॉल्स एक्सीडेंट, और फिर इसी तरीके से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर मैंने आपको एनिमल अटैक्स, एबनॉर्मल एक्टिविटीज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की मिसालें दी। तो ये थे आपके फिर टार्ट से मुताल्लिक लेक्चर।
اور مجھے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے اس لیکچر کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کائنڈز آف ٹارٹس کیا ہیں تو آپ ان کو صحیح طریقے سے سمجھا سکیں. بہت شکریہ. یہ تھا آج آپ کا لیکچر. آج کو اجازت, نیکسٹ لیکچر تک. اللہ حافظ.